मॉर्निंग टू ऑल। ठीक है, आज हम लोग कल पढ़ा था लास्ट लेक्चर में सेंटर ऑफ मास के मोशन के बारे में पढ़ा था। ठीक है, मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, उस पर कुछ प्रॉब्लम कर लेते हैं। क्वेश्चन ये है कि एक 3 kg का ब्लॉक है, ठीक है, एक 3 kg का ब्लॉक है और ये क्या है 6 kg का ब्लॉक है। तो कह रहा है कि इसको 1 मीटर से शिफ्ट किया, 6 kg को 1 मीटर से शिफ्ट किया, तो इसको कितना से शिफ्ट करे। देख लो क्वेश्चन, बाय व्हाट डिस्टेंस मास 3 kg शुड बी शिफ्ट टू कीप सेंटर ऑफ मास स्टेशनरी, सेंटर ऑफ मास जहां था वही रहे। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक कंसेप्ट ये है, आप एक cm इक्वल टू क्या होता है m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस डॉट डॉट अपॉन m1 प्लस m2 प्लस डॉट डॉट। अब इसका डेरिवेटिव ले लो, डेरिवेटिव का मतलब चेंज इन dxcm, चेंज इन, डेरिवेटिव ले लिए, चेंज इन x सेंटर ऑफ मास इक्वल टू m1 डेल्टा x1 प्लस m2 डेल्टा x2, ऐसा फॉर्मूला बन जाएगा अपॉन m1 प्लस m2, कांस्टेंट है ये, कांस्टेंट बाहर आ जाता है, डेरिवेटिव ले लिए और डेरिवेटिव ऐसे लिख लिए। अब देखो यही कंसेप्ट है, इसका कंसेप्ट ये है, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक ही यही तरीका है, बेस्ट है। अब देखो क्या करेंगे, देखो डेल्टा एक्स सी एम इक्वल टू m1 डेल्टा x1 प्लस m2 डेल्टा x2 अपॉन m1 प्लस m2। एक डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लो, ये चूंकि वेक्टर क्वांटिटी होता था, यहाँ पे जो आती है वैल्यू ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है। तो किसी एक डायरेक्शन को क्या कर लो, पॉजिटिव मान लो। अगर पॉजिटिव मान लो, देखो डेल्टा एक्स सेंटर ऑफ मास में क्या चेंज होना चाहिए, सेंटर ऑफ मास में जीरो, जीरो चेंज। अब देखो m1 को 3 ले लिया, अब यहां से मान लिया डेल्टा x1, m1 कितना है 3 इंटू डेल्टा x1 प्लस m2 कितना है 6 इंटू माइनस 1 अपॉन m1 प्लस m2, 6 और 3 9, और यहां से क्या होगा 3 डेल्टा x1 इक्वल टू 6, और यहां से डेल्टा x1 की वैल्यू क्या आ गई +2। देख लीजिए यहां पे डेल्टा x1 की वैल्यू क्या आ गई +2 आ गई। इसका मतलब ये हुआ कि देख लीजिए इस मास को आगे शिफ्ट, देखो इस डायरेक्शन को पॉजिटिव माना है, इसको 2 सेंटीमीटर या 2 मीटर से आगे शिफ्ट करना पड़ेगा। अगर 1 मीटर इधर ले रहे हैं तो इसको आगे शिफ्ट करना पड़ेगा ताकि सेंटर ऑफ मास वहीं पे रहे। देख लीजिए कोई कंफ्यूजन, इसका आंसर आएगा +2। अब इस चीज को समझते हैं, थोड़ा सा विजुअली समझते हैं कि कैसे करेंगे, ऐसे समझते हैं इसका विजुअलाइजेशन। देखिए एक्चुअल में क्या है, क्योंकि ये इधर आ रहा है तो सेंटर ऑफ मास एक्चुअल में यहां पे है, देखो हेवी मास, जितना ये क्लोज आएगा, ठीक है, सेंटर ऑफ मास इसके तरफ जाएगा, सेंटर ऑफ मास इसके तरफ जाएगा, तो ये चाहता है कि भाई ये क्लोज आएगा ताकि यही पे मेंटेन रहे, इसी वजह से इसका आंसर +2 से आगे शिफ्ट होना पड़ेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बाय व्हाट डिस्टेंस, एक ऐसा क्वेश्चन ले लेते हैं, ये 1 kg का मास है, इसको 1 मीटर इधर मूव कर ले रहे हैं, ये 2 kg का मास है, इधर 2 मीटर मूव कर रहे हैं, तो ये 3 kg का मास है, ठीक है। तो यहां पे इसको कितना मूव किया, बाय व्हाट डिस्टेंस मास 3 kg शुड शिफ्ट टू कीप टू मूव सेंटर ऑफ मास लेफ्ट बाय 1 सेंटीमीटर, या 1 मीटर में लिख लो, मीटर में 1 मीटर। अगला क्वेश्चन ऐसा दे दिया, अब बताइए, कंसेप्ट वही, एक डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लो, लगा दो फॉर्मूला, एक cm की वैल्यू क्या हो जाएगी, देख लीजिए एक cm, देख लो डेल्टा x, अभी ये फॉर्मूला लगाओगे तो सेंटर ऑफ मास क्या कह रहा है कि लेफ्ट कर जाए 1 सेंटीमीटर, तो यहां पे -1, मास कितना है 1 इंटू -1, इधर जा रहा है। अगला +2 इंटू 2 +2 +3 इंटू डेल्टा x3 अपॉन टोटल मास कितना हो जाएगा 3 और 2 5 1 और 6, तो -6 इक्वल टू क्या हो जाएगा -1 + 4 + 3 डेल्टा x3। अब यहां से क्या हो जाएगा -6
+3 -3 और -3 इक्वल टू क्या हो गया, सॉरी -6 इक्वल टू 4 - 1 3, तो यहां से आ जाएगा -9 इक्वल टू 3 डेल्टा x3 और यहां से डेल्टा x3 की वैल्यू क्या आ गई -3। मतलब इस मास को कितना से शिफ्ट करेगा, -3 मीटर से आपको शिफ्ट करना पड़ेगा ताकि सेंटर ऑफ मास 1 सेंटीमीटर से पीछे चला जाए। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया -3 मीटर। कोई कंफ्यूजन? अब सवाल, कंजर्वेशन पढ़ने से पहले एक चार्ट मैं बना देता हूं, ठीक है। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, इस पे एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। क्वेश्चन ये है, देखिए ये इनिशियल वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकेंड है, दिखाई दे रहा है, 100 मीटर पर सेकेंड है और ये 37 डिग्री है, 37 डिग्री पे है और यहां पे ये मास m मास है, इसका m मास, ये यहां पे एक्सप्लोजन हो रहा है एट मैक्सिमम हाइट, एट देखिए क्वेश्चन, मैक्सिमम हाइट पर एक्सप्लोजन ऑफ मास हो रहा है ड्यू टू एक्सप्लोजन देखिए यहां से मास गया और यहां पे एक्सप्लोड हो गया, ड्यू टू एक्सप्लोजन रेशियो ऑफ मास इन 1:3 में बिखर गया एंड लाइटर मास जो है, लाइटर मास फॉल, नीचे गिर गया। देख लीजिए कहां पर हो रहा है, मैक्सिमम हाइट पे लाइटर मास नीचे गिर गया। ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा कि फाइंड पोजीशन ऑफ हेवियर मास फ्रॉम लॉन्चिंग पैड या लॉन्चिंग पॉइंट। ये क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या है, क्वेश्चन समझते हैं। यहां से मास गया m 1:3 में डिवाइड हो गया, एक छोटा वाला मास यहीं से गिर गया, नीचे फॉल कर गया और बड़ा वाला मास कहां चला गया, जहां जाना था वो चला गया। तो उस बड़े वाला मास कहां जाएगा, इससे डिस्टेंस बताना है। फाइंड पोजीशन ऑफ हेवियर मास फ्रॉम द लॉन्चिंग पॉइंट। ठीक है, ये कहां जाएगा। तो सॉल्व करने का तरीका ये है, यहां पे सबसे पहला बात कर लेते हैं। देखो यहां पे कोई इंटरनल फोर्स एक्सप्लोजन की वजह से होता है, इंटरनल फोर्स की वजह से, इंटरनल फोर्स डज नॉट अफेक्ट मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। मोशन ऑफ सेंटर मास को इंटरनल फोर्स कोई इफेक्ट नहीं करता है। इसका मतलब यह हुआ जहां पे जिस रास्ते पे सेंटर ऑफ मास जा रहा था वही रास्ते पे सेंटर ऑफ मास चलेगा। ठीक है, मतलब सेंटर ऑफ मास कहां जाएगा, सॉल्व कर लेते हैं। यहां पे फिर से एक डायग्राम बना लेते हैं, कहानी ऐसी होगी। ये देखिए यहां पे सेंटर ऑफ मास जाएगा, COM का ये पॉइंट है, जहां जा रहा था वहीं जाएगा, जहां सेंटर ऑफ मास जा रहा था वहीं जाएगा। अब सवाल ये है कि ये देखो छोटा वाला मास यहीं गिर गया, m मास। ठीक है, तो अगला मास भाई यहीं पे रहना है इसको, तो अगला मास को ऐसे जाना पड़ेगा। देखिए ये 3m मास यहां आ गया, तो ये बताइए क्या है, रेंज है प्रोजेक्टाइल का, और ये u की वैल्यू कितना है 100 मीटर पर सेकेंड और एंगल 37 डिग्री। अब बताइए रेंज XCM इसको बोल सकते हो, सेंटर ऑफ मास का XC कोऑर्डिनेट रेंज है। XCM इक्वल टू क्या होगा, U² sin 2θ/g फॉर्मूला होता है रेंज का। अब यहां से क्या होगा, U² इंटू 2 sin θ इंटू cos θ/g, सारा वैल्यू पुट कर दीजिए। तो यहां पर XCM की वैल्यू आती है, U² सब पुट करेंगे, यहां पे रख लेते हैं
यू स्क्वायर मतलब 100 इंटू 100 इंटू 2 साइन 37 की वैल्यू 3/5 इंटू 4/5 cos 37 अपॉन 10। ठीक है, अब यहां पे जो वैल्यू आएगी देख लीजिए, 5 5 25, 4 से जाएगा और ये कट गया, ये और ये कैंसिल, ये कट 25 25 दूनी 50। ठीक है, देख लीजिए 5 5 25, 4 से चला गया और एक बचा, तो 3 दूनी 6 24 24 96। एक सीएम की वैल्यू आ गई 960 मीटर। मतलब सेंटर ऑफ मास का जो पोजीशन है यहां से 960 मीटर। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत आसान भी। और सेंटर ऑफ मास का पोजीशन ये हो गया, इसका मतलब ये वाला मास यहां पे आएगा, रेंज क्या आधा, तो मतलब x1 मान लेते हैं। अब देखो ऐसे लिखते हैं, ये लिख लीजिए, फिर यहां पे कर रहे हैं सॉल्यूशन। ये आ गया। अब क्या करते हैं, देखो एक्स सी एम इक्वल टू क्या होता है, m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2। अब बताइए एक्स सी एम की वैल्यू कितनी है, 960 इक्वल टू m1 की जगह क्या है, m मास का पोजीशन यहां पे है, इसका आधा 960 480 आ जाएगा इंटू 480 प्लस m2 कहां जाएगा, m है, m नहीं है 3m है, m2 3m है। ठीक है, और यहाँ पोजीशन इसका मान लेते हैं x2 अपॉन m1 प्लस m2 3m प्लस m प्लस 3m। ये बातें हो गई। अब यहां से देखिए क्या हो जाएगा, 960 इंटू 4, देख लीजिए 960 इंटू 4 कितना आ जाएगा, 0 4 9 24 सॉरी 36 और 37 38 3840 आएगा। तो ये वैल्यू आ गई 3840 इक्वल टू, ये वैल्यू आ गई 480m प्लस 3x2। ठीक है, m कैंसिल हो गया, m कैंसिल हो गया, और यहां से 3x2 इक्वल टू क्या हो गया, 3360 माइनस कर लेंगे। ठीक है, 3360 आ गई वैल्यू। अब यहां से x2 की वैल्यू 1120 इतना मीटर आएगा। ठीक है, मतलब ये यहां से 1120 मीटर पे आएगा। तो ये आपका करेक्ट आंसर है 1120 मीटर। कोई कंफ्यूजन, बहुत ही अच्छा एक छोटा सा क्वेश्चन था। दिस इज बेस्ड अपॉन मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, उस पर क्वेश्चन था। अब बात कर लेते हैं, एक चार्ट बना देता हूं सेंटर ऑफ मास। वैसे मुझे पिछले लेक्चर में ही बता देना चाहिए था उस चार्ट को। ठीक है, कुछ कारण से मैं नहीं बता पाया, आज आपको नोट में लिखा रहा हूं उस चार्ट। ठीक है, याद रखें। टू पॉइंट मास के लिए ध्यान क्या रखना है, m1 है, m2 है, और यहाँ पे COM है, सेंटर ऑफ मास है। ये डिस्टेंस को R1 बोलते हैं, डिवाइड करा रहे हैं, ये डिस्टेंस को R2 बोलते हैं, ये और पूरा डिस्टेंस को R बोलते हैं। तो यहाँ से क्या आता था बताइए, R देख लीजिए, R1 इक्वल टू आता था m2R अपॉन m1 प्लस m2, और R2 इक्वल टू आता है m1R अपॉन m1 प्लस m2। पहला पॉइंट ये आ गया इसमें। सेकेंड पॉइंट बात कर लेते हैं, ये आया था m1R1 इक्वल टू m2R2। ज्यादा खुश होते हैं तीसरा पॉइंट भी लिख सकते हो, R1 प्लस R2 इक्वल टू R। ये पहला पॉइंट हो गया, टू पार्टिकल सिस्टम के लिए बात हो गई। सेकेंड बात होती है ट्रायंगुलर प्लेट की। ट्रायंगुलर प्लेट, ये देखिए ट्रायंगुलर प्लेट है, अगर ये हाइट h है, यहां से हाइट अगर h दिया हुआ है, इसका सेंटर ऑफ मास यहां पे आता है। देखिए ज्यादा मास है नीचे, तो नीचे की तरफ रहेगा। ठीक है, और ये डिस्टेंस जो होता है सेंटर ऑफ मास की, ये होता है h/3। ये देखिए सेंटर ऑफ मास है CM, यहां से h/3 पे होगा। अगर कोई पूछ ले यहां से क्या होगा, तो 2h/3 पे होगा। ठीक है, चेक करते रहिए, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। ट्रायंगुलर प्लेट। थर्ड बात कर लेते हैं,
सेमी सर्कुलर रिंग, सेमी सर्कुलर रिंग में आर रेडियस है, 2r बाई पाई, ये r डिस्टेंस है रेडियस इसका, ये भी r है, तो इसका होता है 2r बाई पाई पे। कोई कंफ्यूजन? फोर्थ पॉइंट, और सेमी सर्कुलर डिस्क, ऐसा हो गया डिस्क, डिस्क। अब यहां से आता है ये डिस्टेंस 4r अपॉन 3 पाई, ठीक है, सेमी सर्कुलर डिस्क। फिफ्थ पॉइंट होता है, फिफ्थ पॉइंट कर लेते हैं, होलो हेमिस्फेयर, ऐसा, ये होता है r बाई 2 पे होता है। होलो हेमिस्फीयर कितना पे होता है? r बाई 2, r रेडियस है, ठीक है। सॉलिड हेमिस्फीयर, सॉलिड हेमिस्फीयर का ये डिस्टेंस जो होता है 3r बाई 8 पे होता है, ठीक है। सॉलिड हेमिस्फीयर का डिस्टेंस कितना होता है? 3r बाई 8 पे होता है। होलोकोन, h बाई 2 पे होता है होलोकोन का, ठीक है, सॉरी जो ट्रायंगल का होगा h बाई 3 पे होगा। और एक और बात कर लेते हैं सॉलिड कोन का, सॉलिड कोन का होता है h बाई 8, सॉरी h बाई 4 पे, यहां से h बाई 4 पे होता है। कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट है? और ये चार्ट हमने बना लिया है, एक बार देख लीजिए, ठीक है। तो ये सेंटर ऑफ मास, ये पहला पॉइंट लिखाया था। सेकंड में ट्रायंगुलर प्लेट के लिए h बाई 3, सेमी सर्कुलर के 2r बाई पाई, सेमी सर्कुलर डिस्क के लिए 4r बाई 3 पाई, और होलो हेमिस्फीयर के लिए क्या हो गया? हेमिस्फीयर के लिए r बाई 2 पे, और सॉलिड हेमिस्फीयर के लिए 3r बाई 8 पे, ठीक है। और होलो कोन के लिए h बाई 3 पे, और सॉलिड कोन के लिए h बाई 4 पे। ये बातें हो गई। अब बात करते हैं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, जो कि बातें कर लिए थे। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम आज कंप्लीट करेंगे, और ऑलरेडी हमने बता भी दिया था, दो तरीके इसकी प्रूफ करने के हैं। पहला, एफ एक्सटर्नल इक्वल टू क्या होता है? डी बाई डी टी ऑफ पी। अगर एफ एक्सटर्नल 0 हो गया तो यहां से क्या पता चलता है? पी की वैल्यू क्या है? कांस्टेंट। तो मोमेंटम क्या हो गया? कंजर्व हो गया। दूसरा तरीका ये है इसको प्रूफ करने के लिए कि एफ एक्सटर्नल इक्वल टू क्या होता है? एम इंटू एसीएम, और ये 0 हो गया तो यहाँ पे क्या हो गया? एसीएम की वैल्यू 0 हो गई, इसका मतलब वीसीएम क्या हो गया? कांस्टेंट। अगर वीसीएम कांस्टेंट हो गया तो P इक्वल टू क्या होता है? एम वी सी एम, ये कांस्टेंट है, तो P इक्वल टू क्या हो गया? कांस्टेंट। कहने का मतलब, ये बातें हम कर लिए थे इसलिए हम इस पे ज्यादा डिटेल बात नहीं करेंगे, पिछले लेक्चर में किए थे। इसका मतलब नेट एक्सटर्नल फोर्स, नेट एक्सटर्नल फोर्स अगर किसी सिस्टम पे ऑन सिस्टम इक्वल टू 0, देन linear momentum is conserved। जब कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता है तो लीनियर मोमेंटम क्या होता है? कंजर्व होता है। और ये हमने लास्ट लेक्चर में बातें कर लिया था। दिस इज व्हाट कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। मजेदार बात होगी कि इस पे प्रॉब्लम करें। प्रॉब्लम एग्जांपल लेते हैं।
गन बुलेट, ये गन है भाई, और इसे बुलेट जा रहा है और बुलेट का स्पीड v कर लेते हैं, इसका मास स्मॉल m करते हैं और ये गन का मास कैपिटल M कर लेते हैं। ठीक है, तो बताइए P इनिशियल इक्वल टू क्या होगा, P फाइनल। एक्चुअल में बात ये होगी कि हम फायर करते हैं, अगर हम फायरिंग करें तो ये दोनों का सिस्टम अगर मान लोगे, देख लो हमने फायर किया दबा, तो हम इस पे फोर्स लगा, ये इंटरनल फोर्स है और नेट इंटरनल फोर्स क्या होता है, जीरो, कोई एक्सटर्नल लग ही नहीं रहा। ठीक है, तो नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो गया, तो इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम क्या हो गया, जीरो, रेस्ट में था। बाद में क्या हो गया, m इंटू वी, बुलेट का, ये बुलेट का मास है, बुलेट का है और ये भी बुलेट का है वेलोसिटी, प्लस कैपिटल M इंटू वी, और यहां से v इक्वल टू क्या हो गया, कैपिटल V इक्वल टू माइनस mv अपॉन m। दिस इज व्हाट, रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ गन। निगेटिव साइन बता रहा है क्या, ये पीछे आएगा, निगेटिव साइन इंडिकेट वेलोसिटी ऑफ गन इज बैकवर्ड, वेलोसिटी ऑफ गन किधर होगा, बैकवर्ड होगा, पीछे आएगा। दिस इज व्हाट, रिक्वायर्ड वेलोसिटी। अगर कभी ऐसे दे दे भाई कि कोई आदमी पकड़ा है और गन को फायर कर रहा है, ठीक है, ऐसा आदमी पकड़ा है, तो मास ऑफ मैन और मास ऑफ गन दोनों, तो यहां से v आ जाएगा 1 बाई मास ऑफ मैन प्लस मास ऑफ गन, ये बात होगी। मतलब जितना गन का मास ज्यादा होगा उतना ये पीछे कम आएगा। इसीलिए तो देखोगे कि जब तोप होता है, लड़ाई होती है, तो तोप रखा जाता है, तोप इसलिए रखा जाता है, तोप मास को आगे बुलेट को मान लो फेंकेगा, तो हेवी रहेगा, मास ज्यादा रहेगा, तो ये पीछे कम आएगा, इसीलिए। ठीक है, जितना मास ज्यादा इसका वेलोसिटी इतना कम, रिक्वायर्ड वेलोसिटी इतना कम। व्हाट इज रिक्वायर्ड वेलोसिटी, बैकवर्ड वेलोसिटी ऑफ गन इज नोन एज रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ गन। ठीक है, तो आदमी पकड़ा है तो इन दोनों का मास हो जाएगा, लेकिन यहां पे क्या होगा, मास ऑफ गन, ये मास ऑफ गन है कैपिटल M, गन का। ठीक है, किसका है, गन का। ये बातें हो गई, लिख लीजिए। नेक्स्ट बात है, अगला प्रॉब्लम, इसमें छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे, वैल्यू पुट कर सकते हो, एकदम आसान आसान हलवा टाइप सवाल आता है। अगला क्वेश्चन ये कर रहे हैं कि, अगला क्वेश्चन ये है कि ड्यू टू एक्सप्लोजन एक्सप्लोजन के कारण, ठीक है, बॉम्ब है, बॉम्ब गॉट 3 पार्ट, बॉम्ब कितने पार्ट में चला गया, 3 पार्ट में, सच दैट 1 kg 12 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है और एक है 2 kg, ये जा रहा है 8 मीटर पर सेकेंड से। ठीक है, और ये राइट एंगल पे जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, राइट एंगल पे जा रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड मास ऑफ थर्ड पार्टिकल का मास क्या होगा। ठीक है, अगर वेलोसिटी इक्वल टू 40 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब इसका ऑप्शन दे देते हैं, 1 kg, दूसरा दे देते हैं 0.5 kg, सी दे देते हैं 2 kg और डी दे देते हैं 3 kg। ये ऑप्शन है आपके पास। क्वेश्चन ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, सॉल्व करना बड़ा बहुत ही आसान होता है। ठीक है, बुक्स में बहुत लॉन्ग मेथड दिया रहेगा। एक बम एक्सप्लोड हो रहा है, ये बम एक्सप्लोड हो गया, ड्यू टू एक्सप्लोजन बम गेट 3 पार्ट्स। 3 पार्ट्स में ये पार्ट परपेंडिकुलर जा रहा था, मान लेते हैं ये एक इधर जा रहा है, देख लीजिए 1 kg का इधर जा रहा है, इसका वेलोसिटी किधर, देख लीजिए ये 1 kg वाला है, इधर जा रहा है और इसका वेलोसिटी कितना है 12 मीटर पर सेकेंड, ये इधर जा रहा है 1 kg वाला। दूसरा एक इधर जा रहा है, मान लिया दूसरा कितना है
2 kg का है और कितना 8 मीटर पर सेकेंड से इधर जा रहा है। अच्छा ये बताना P इनिशियल मोमेंटम क्या होगा? 0। क्यों? क्योंकि एक्सप्लोजन हो रहा है तो उसमें एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा। नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या है? 0। इंटरनल फोर्स से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। एक्सटर्नल फोर्स 0 हो गया तो मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम क्या है? 0। इसका मतलब फाइनल मोमेंटम भी क्या होना पड़ेगा? 0। अब इसका मतलब इसका मोमेंटम कितना होगा? देखिए 8 दूनी 16, इसका मोमेंटम कितना है? इधर अगर बात करोगे P1 की वैल्यू की 12 इंटू 1 12, और यहाँ पे P2 की वैल्यू बात करोगे तो P2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8 दूनी 16। अब इन दोनों का मोमेंटम इधर आएगा P 16 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, वेक्टर क्वांटिटी है, इधर आएगा। इसका मतलब तीसरा पार्टिकल इधर जाएगा तभी तो कैंसिल होगा फाइनल में। एक्सप्लोजन के बाद देख लीजिए बात, एक्सप्लोजन हुआ तो मोमेंटम क्या था? 0, ठीक है। एक्सप्लोजन से पहले 0 था तो बाद में मोमेंटम क्या होगा? 0, क्योंकि एक पार्टिकल इधर एक पार्टिकल इधर, दोनों का नेट रिजल्टेंट इधर। इसका मतलब थर्ड पार्टिकल को अपोजिट जाना पड़ेगा तभी तो गेट कैंसल, ठीक है। अब समझना यहाँ पे क्या हो जाएगा बात, इसका मास कितना है? थर्ड पार्टिकल का मास मान लेते m और वेलोसिटी मान लेते हैं 40। इसका मान लिया लेट थर्ड पार्टिकल का मास m इंटू वी, m इंटू 40। अब यहां से पता चल गया m इंटू 40 इक्वल टू 16 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, और 16 256 और 144 रूट अंडर 400, 256 प्लस 144 कितना हो गया? 400। ये वैल्यू 20 हो गई, और यहां से m की वैल्यू क्या आ जाएगी? दिखाई दे रहा क्या? m की वैल्यू आ जाएगी 20/40 1/2 kg, मतलब 0.5 kg, ठीक है। यहां से 0.5 kg हो गए, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि ऐसे लिख लेते हैं पहले क्वेश्चन। ये स्मूथ सरफेस है और ये v1 वेलोसिटी से जा रहा है, ठीक है। ये काट है, v1 वेलोसिटी से जा रहा है और इस पे एक आदमी बैठा हुआ है, यहाँ पे साइड में बैठा हुआ है। इसका मास m है कैपिटल और इसका मास स्मॉल m है, ठीक है। और ये v1 वेलोसिटी से जा रहा है, ठीक है। और ये आदमी जंप कर रहा है, देखो अ मैन जंप, ठीक है। जैसे ही जंप किया, क्वेश्चन है ए मैन जंप विथ इनिशियल वेलोसिटी u विथ रिस्पेक्ट टू कार्ट, कार्ट के रिस्पेक्ट में बात हो रही है, कार्ट के रिस्पेक्ट में जंप किया u वेलोसिटी से कार। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ कार एंड मैन आफ्टर जंप। क्वेश्चन है फाइंड वेलोसिटी ऑफ कार्ट एंड मैन आफ्टर जंप। जंप के बाद वेलोसिटी बताइए। तो सॉल्व करने का तरीका ये है इसका, देखो सॉल्यूशन ये है कि भाई बिफोर क्या होगा और आफ्टर क्या होगा बात कर लेते हैं। बिफोर पे बात होगी ऐसा, देख लो ऐसे कैपिटल M स्मॉल m और ये v1 वेलोसिटी बिफोर जंपिंग। जैसे ही जंप कर गया भाई, जंप कर जाएगा तो देखो ये आदमी इधर जंप कर गया तो इसका वेलोसिटी मान लेते हैं vm, वेलोसिटी ऑफ मैन इतना हो गया, और इसका चूंकि ये जंप कर जाएगा इसका वेलोसिटी भी चेंज कर गया, v2 हो गया, ठीक है। और एक बात और यहाँ पे दिया हुआ है, कैपिटल M है और ये स्मॉल m है। जंप करने के बाद वेलोसिटी देखो यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज लिख रहा हूं, VCM वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू कार्ट इक्वल टू क्या होगा? VM माइनस VC, VMC वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू कार गिवन,
गेन विथ रिस्पेक्ट टू इनिशियल वेलोसिटी u विथ रिस्पेक्ट टू कार्ट, u दिया हुआ है तो वेलोसिटी ऑफ मैन माइनस वेलोसिटी ऑफ कार्ट क्या है v2 है, और यहां से vm इक्वल टू क्या होगा u प्लस v2, तो यहां से vm की वैल्यू ये होगी, ये बात फिक्स हो गई। अब लिख दे बिफोर जंपिंग और आफ्टर जंपिंग है, तो जंपिंग से पहले मोमेंटम और जंपिंग के बाद मोमेंटम जीरो, कोई एक्सटर्नल लग ही नहीं रहा, ये जो कर रहा है जंप कर रहा है ये इस पे लगा रहा फोर्स, ये इस पे फोर्स लगा रहा है, नेट सिस्टम कंसीडर करोगे नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या है जीरो, नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो, तो इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू पी आई इक्वल टू पी एफ। बिफोर जंपिंग पहले मोमेंटम क्या होगा देख लो, कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इंटू v1 इक्वल टू एम, इस डायरेक्शन पॉजिटिव है, पॉजिटिव ले ले, एम इंटू v2 प्लस स्मॉल एम इंटू वीएम की जगह क्या लिख सकते हैं u प्लस v2। अब यहां से v2 निकाल लो डायरेक्ट, एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं भाई, m प्लस स्मॉल m इंटू v2 प्लस mu, और यहां से v2 की वैल्यू, और v2 क्या है वेलोसिटी ऑफ कार्ट आफ्टर जंपिंग, v2 की वैल्यू क्या आ जाएगी देख लो, कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू v1 माइनस स्मॉल m u अपॉन कैपिटल M प्लस स्मॉल m, ये हमारा v2 की वैल्यू हो गई। दिस इज व्हाट वेलोसिटी ऑफ कार्ट आफ्टर जंप, कोई कंफ्यूजन, वेलोसिटी ऑफ कार्ट आफ्टर जंप ये वैल्यू है। अब सवाल ये है दूसरा, अच्छा क्वेश्चन था कि vm की वैल्यू बताइए, पहला तो हो गया आंसर वेलोसिटी ऑफ कार्ट आफ्टर जंप, सेकेंड क्वेश्चन है वेलोसिटी ऑफ मैन आफ्टर जंप, vm की वैल्यू क्या होगी u प्लस v2, और ये v2 यहां पे डाल दो, vm इक्वल टू क्या होगा u प्लस कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू v1 माइनस एम यू अपॉन कैपिटल M प्लस स्मॉल m, और vm इक्वल टू क्या होगा देखो, कैपिटल M देखो स्मॉल m u कट होगा, स्मॉल m और u, तो यहां पे क्या बचेगा कैपिटल M u प्लस दिस इज व्हाट वेलोसिटी ऑफ मैन जस्ट आफ्टर जंपिंग, कोई कंफ्यूजन। नेक्स्ट सवाल बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, प्यारा क्वेश्चन, कंजर्वेशन पे कर रहे हैं, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पे। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन लेते हैं भाई कि ये लेते हैं प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन ले लेते हैं v, और एक क्वेश्चन इसके बाद स्प्रिंग का क्वेश्चन लेंगे, अच्छा लास्ट क्वेश्चन, और ये 60 डिग्री पे है, ठीक है, और ये m मास यहां से गया एट मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट पे क्या हो रही है, ये मास एक्सप्लोड इनटू टू पार्ट्स, मास एक्सप्लोड इनटू टू पार्ट्स, ठीक है, टू इक्वल पार्ट्स लिख लेते हैं, टू इक्वल पार्ट्स, दो इक्वल पार्ट्स में एक्सप्लोड कर गया, और एक पार्ट ठीक है निगेटिव डायरेक्शन में आ जा रहा है, एक पार्ट मूविंग विथ निगेटिव एक्स डायरेक्शन, वन पार्ट मूविंग इन निगेटिव एक्स एक्सिस, निगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ मूव कर गया, रिट्रेस इस पाथ, एक पाथ वहीं से पीछे चला जा रहा है निगेटिव एक्स एक्सिस, तो क्वेश्चन कर रहा है फाइंड द वेलोसिटी ऑफ अदर पार्ट, अदर पार्ट का वेलोसिटी क्या होगा, सॉल्व करने का तरीका देखिए, एट मैक्सिमम हाइट
मैक्सिमम हाइट पे क्या होगा देखो, हाइट वेलोसिटी ऑफ टोटल मास, वेलोसिटी ऑफ टोटल मास बताइए क्या होगी। देखो u cos, आपको पता है कि ये कंपोनेंट आता है यहाँ पे, एक ही हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है, तो ये वैल्यू क्या होगा v cos 60, मतलब v cos 60 मतलब sin 30, v/2 हो गया, cos 60 मतलब sin 30, ये हो गया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। यहाँ पे जाएगा एक ही कंपोनेंट होता है v cos थीटा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट प्रोजेक्टाइल में कांस्टेंट होगा। अब लगा लीजिए पी आई इक्वल टू पी एफ जस्ट बिफोर कोलिजन, देख लीजिए एक्सप्लोजन बिफोर और ये आफ्टर। लीजिए बिफोर पहले क्या होगा, टोटल मास m है और वेलोसिटी क्या है v/2 है टोटल मास का, यहां पे मैक्सिमम हाइट पे एक्सप्लोड कर रहा है, जस्ट एक्सप्लोड से पहले ये हो गया। फाइनल क्या होगा भाई, आधा मास m/2 रिवर्स बैक जा रहा है, आधा मास यहां से क्या जा रहा है, बैक जा रहा है, ठीक है, तो बैक जा रहा है तो यहां पे क्या होगा v/2, निगेटिव डायरेक्शन में वेलोसिटी हो गई, निगेटिव डायरेक्शन में हो गई। जस्ट क्या लिखा है, मास एक्सप्लोड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, वन पार्ट मूविंग इन नेगेटिव x एक्सिस विथ वेलोसिटी v/2 ले लेते हैं, ठीक है, v/2 प्लस आधा मास और इसको ले लेते हैं v डैश। अब यहां से क्या बात होगी, mv/2 प्लस mv/4 इक्वल टू m/2 इंटू v डैश। अब यहां से बातें होगी 3mv/4 इक्वल टू m/2 v डैश, 2 टू जा 4, मास और मास कैंसल और v डैश इक्वल टू 3/2v मतलब 1.5v, इसका वेलोसिटी हो गया 1.5v। इतना से ये क्या करेगा, ये वाला जो हेवी मास होगा, सॉरी दूसरा मास इतना से आगे जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और है, एक क्वेश्चन है स्प्रिंग का क्वेश्चन। एग्जाम्पल बड़ा अच्छा प्रॉब्लम, 1 kg का है, स्मूथ सरफेस ले लिया और यहां भी है 1 kg का ब्लॉक और ये जो वेलोसिटी से जा रहा है 1 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, 2 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, 2 मीटर पर सेकंड से जा रहा है। फाइंड द मैक्सिमम कंप्रेशन इन स्प्रिंग, स्प्रिंग में मैक्सिमम कंप्रेशन बताना है। इसका के का वैल्यू लेते हैं 50 न्यूटन पर मीटर। फाइंड मैक्सिमम कंप्रेशन इन स्प्रिंग, स्प्रिंग में मैक्सिमम कंप्रेशन क्या होगा, सॉल्व कैसे करेंगे भाई। सबसे पहला चीज मैक्सिमम कंप्रेशन कब, देखो ये 2 से जा रहा है, कब होगा समझते हैं। एट द टाइम ऑफ मैक्सिमम कंप्रेशन, एट टाइम ऑफ मैक्सिमम कंप्रेशन, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिख रहा हूं, ये 2 मीटर पर सेकंड जा रहा, कहने का मतलब ये जैसे जैसे जाएगा तो स्प्रिंग को दबाएगा दबाएगा, एक समय आ गया कि ये मैक्सिमम स्प्रिंग को एक क्या कर दिया, कंप्रेस कर लिया, तो कंप्रेस मैक्सिमम हो गया, उससे आगे नहीं जाएगा, मतलब मैक्सिमम कंप्रेशन पर दोनों साथ चलेंगे, मैक्सिमम कंप्रेशन के बाद ऐसे चलेंगे। एक्चुअल में क्या हो रहा है, ये कंप्रेस करेगा कंप्रेस करेगा, थोड़ा स्प्रिंग कंप्रेस होगा कंप्रेस होगा कंप्रेस होगा, मैक्सिमम कंप्रेस हो गया, ये दोनों साथ चलेंगे। तो लिखो एट द टाइम ऑफ मैक्सिमम कंप्रेशन both block moves with same velocity, अब देख लेते हैं बिफोर बना लेते हैं। बिफोर में कहानी ऐसी है, ये बिफोर का 1 kg का है,
1 kg का है, ये 2 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, ये V4 हो गया। आफ्टर क्या होगा, आफ्टर में दोनों मिल जाएंगे, ये भी 1 kg और ये भी 1 kg, और दोनों मिलके सेम वेलोसिटी से चलेगा, मान लिया v वेलोसिटी से चलेगा, ठीक है, दोनों सेम वेलोसिटी से चलेगा, अभी जस्ट बता दिया। अब देखो Pi इक्वल टू क्या होगा, Pf इनिशियल मोमेंटम कितना हो जाएगा, 1 इंटू 2 मास इंटू वेलोसिटी, मास है वेलोसिटी नहीं है, इसका कोई नहीं होगा। इसका क्या होगा 1 और 1 2 इंटू वी, यहां से v की वैल्यू क्या आ गई 1 मीटर पर सेकेंड। अब क्या करते हैं, वर्क डन इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, देख लीजिए। mg के द्वारा वर्क डन, नॉर्मल के द्वारा वर्क डन 0 होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 1/2 kx स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी, पहला काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, इनिशियल मान लेते हैं 1/2, मास कितना है 1 इंटू वेलोसिटी कितना है 2 का स्क्वायर, माइनस बाद में कितना हो गया मास 1 और 1 2, 1/2 इंटू 2 और वेलोसिटी कितना है 1 का स्क्वायर। अब यहां से क्या आ जाएगा 1/2 kx स्क्वायर इक्वल टू, ठीक है इधर लिख लेते हैं 1/2 kx स्क्वायर इक्वल टू, देखो 2 2 से 4, 2 माइनस 1, ये 1 आ गया, और 1/2 इंटू के जगह कितना रखोगे 50, x स्क्वायर इक्वल टू 1, x स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया 25, 1/25, और यहां से वैल्यू आ गई x इक्वल टू क्या आ गया 1/5 और x इक्वल टू हो गया 0.2 मीटर, इतना होगा मैक्सिमम, ठीक है, x इक्वल टू 0.2 मीटर। फिर से समझ लेते हैं, इनिशियल मोमेंटम v इक्वल टू कितना आ गया 1 मीटर पर सेकेंड। अब यहां से वर्क डन इक्वल टू क्या हो गया, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल मास कितना है 1, इसका काइनेटिक एनर्जी इसका 0 है, ये mv स्क्वायर, और यहाँ पे क्या होगा फाइनल कितना हो गया 1 और 1 2, 1/2 मास 2 हो गया इंटू वी स्क्वायर, और चेंज कितना लिखे 2 2 4/2, 2 माइनस 1 1 हो गया, और 1/2 के जगह रख दिए, और यहाँ से हम क्या निकाल लिए मैक्सिमम कंप्रेशन इन स्प्रिंग। और नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे कोलिजन के बारे में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।